जमात इस्लामी पाकिस्तान इस बजट को मुस्तरद करती है। क्या गैस की कीमत में आपने कमी कर दी? क्या बिजली की कीमत में आपने कमी कर दी? क्या आटा, चीनी, चाय, गोश्त, सब्जियां, दालें जो इंसान की बुनियादी जरूरियात है, क्या उसमें आपने कमी कर दी? फिर उन लोगों को क्या रिलीफ मिला? जिस तरह मैंने कहा कि माचिस की डबिया पर आपने 18% सेल टैक्स लगा दिया और 18% सेल टैक्स लगाने के बाद मेरे ख्याल में जो बाजारों में वॉशरूम हैं उन पर भी टैक्स लगा दिए हैं। पहले कोई 10 रुपए लेते थे, अब 50 रुपए ले रहे हैं। जनाब स्पीकर, ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। इस सूरत हाल में जनाब स्पीकर आवाम का जीना वो तकरीबन मुश्किल हो गया है। लग्जरी जो गाड़ियां हमारे पास हैं, हमारे वज़रा जो अय्याशियां कर रहे हैं या जहाज़ों में हम फिर रहे हैं और रोजाना जो है हजारों नहीं लाखों लीटर तेल जो है हुकूमत के खजाने से जल रहा है और आपके अफसर हजरात जो हैं इस्लामाबाद में या पिंडी में बैठे हुए हैं और उनके बच्चे सरकारी गाड़ियों और सरकारी तेल के मजे जो है वो मरी में लूट रहे हैं, वो किसी और सियाहती मकाम में लूट रहे हैं। क्या उन पर पाबंदी नहीं लगना चाहिए? जनाब स्पीकर, जब हम निकलते हैं, छोटे छोटे बच्चे, आप यकीन करें, छोटे छोटे बच्चे गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। जमात इस्लामी पाकिस्तान इस बजट को मुस्तरद करती है क्योंकि ये बजट सूदी निज़ाम पर मबनी है। जनाब स्पीकर, हम साकत नहीं रखते, हम इस्तिताअत नहीं रखते, हम ताकत नहीं रखते कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ हम मैदान जंग में खड़े रहें, मुकाबला करें। और हकीकत यह है कि अल्लाह फरमाते हैं कि अगर आप सूदी निज़ाम से बाज ना आए तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ मैदान जंग में आ जाओ, उनके मुकाबले में। इस वक्त देखें जनाब स्पीकर, जब तक आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 38F के मुताबिक इस मुल्क को सूदी निज़ाम से पाक नहीं किया जाता तो ये मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। जनाब स्पीकर, आपको मालूम है कि हमारे बजट जो है 14 ट्रिलियन पर मुश्तमिल है। 14 ट्रिलियन में 7 ट्रिलियन हम सूद और कर्जों की अदायगी पे खर्च करेंगे, यानी 50% बजट के 50% हम सूद पे दे देंगे। तबाही बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि सूदी निज़ाम की वजह से मुल्क की माईशत कहां तक पहुंच गई है और यहां अवाम को रिलीफ देने के बजाय हम इधर उधर से टैक्स वैक्स लगाकर, हत्ता कि माचिस के डबिया में भी हमने टैक्स लगा दिया, लेकिन पूरे नहीं हुए और IMF के पास गए। और मैं पहले भी कहा था कि जब ज़िमनी बजट पास हुआ गुज़श्ता साल भी, कि जनाब स्पीकर, IMF जीत गया, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम हार गए। आज भी मैं ये कहता हूँ, अपनी तरफ से नहीं बल्कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम जनाब शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि इस बजट की तैयारी में IMF के तमाम बातों को हमने मलहूज़ नज़र रखकर इस बजट को हमने तैयार किया है। जब ये बजट IMF का है तो हम किस बात पर खुशी मनाते हैं? जनाब स्पीकर, क्यों खुशी मनाते हैं? 14 ट्रिलियन में से 7 ट्रिलियन आप सूद और कर्जों की अदायगी में देंगे, 4,000 अरब आपके विफाकी अखराजात और सूबों के जो NFC अवार्ड में उनको मिलने हैं, 4,000 अरब रुपए वहाँ चले गए, 11,000 अरब हो गए। 2,000 अरब से कुछ कम, 1895 या 75 अरब रुपए सिक्योरिटी एजेंसियों के हैं, वो देना चाहिए उनको। 2,000 नहीं, मैं कहता हूँ कि 4,000 भी उनको देना चाहिए, वो मुस्तहकम हो, मुल्क मुस्तहकम होगा। वो हो गए 13,000। अब 13,000 अरब में से जनाब स्पीकर
1100 अरब रुपए आपने पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के लिए आपने रखे। आप खुद अंदाजा लगाएं कि जब 14 ट्रिलियन में से सिर्फ 1 ट्रिलियन वो पाकिस्तानी अवाम के लिए आपने रखे हैं। जनाब स्पीकर, इस हैसियत इस वजह से इब्तिदाअन यकसर हम इस बजट को मुस्तरद करते हैं। जनाब स्पीकर, बजट का मकसद यह होता है कि जब बजट पास होता है तो लोगों को रिलीफ मिलता है, लोग खुश होते हैं, उनके मसाइल कम होते हैं, वसाइल उनके पास आ जाता है, पैसा खजाने से निकलता है, गर्दिश करता है। जब पैसा गर्दिश करता है तो कीमतों में भी कमी आ जाती है, लोगों के जेबों में पैसे होते हैं। ये इस बजट में नहीं है। अगर है तो आप ही मुझे बता दीजिए जनाब स्पीकर, इस बजट से जब पास होगा, इससे क्या बिजली, गैस, आटा, घी, गंदम, चीनी, चाय, दालें, गोश्त, सब्जियां, कपड़ा, यहाँ तक कि चप्पल तक और दीगर अशियाए ज़रूरियात जो है उनके कीमतें कम होंगी? हरगिज़ नहीं। आपने बिजली के कीमतों को, टेरिफ में कमी को कहाँ रखा है काम करने के लिए? क्या आपने उस सिलसिले में कोई मैकेनिज्म इख्तियार किया है? बजट में तो कुछ भी नहीं है कि इन चीज़ों की कीमतों में कमी ला सकते हैं हम इसी सूरत हाल में, लेकिन उसका जिक्र ही नहीं है जनाब स्पीकर इसमें। तो इसका मतलब यह है कि कीमतें, वो जो महंगाई है वो महंगाई मज़ीद बढ़ जाएगी, उसमें इजाफा होगा, गुर्बत में भी इजाफा होगा और उसके नतीजे में इस मुल्क में कत्ल गारतगिरी, बेहयाई, इस मुल्क में डाका, इस मुल्क में चोरियां, क्राइम स्टेट ये बढ़ जाएंगी, कम नहीं होंगी। जनाब स्पीकर, इसके साथ साथ हमने एक चीज इसमें मामूली सी एक झलक खुशी की है। वो झलक ये है कि सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 30 और 35% इजाफा किया गया है, लेकिन उसमें भी उनके साथ हाथ कर गया। एक तो यह है कि जो 35 या 30% दिया गया है एडहाक बुनियाद पर दिया गया है। कल को आपके पास पैसे नहीं होंगे, ऐलान होगा वजारत ख़जाना की तरफ से हमारे पास पैसे नहीं हैं, आप लोग आराम से बैठें। नंबर एक। दूसरी बात यह है जनाब स्पीकर, जो पेंशनर हैं उनको 17.5% उनकी पेंशन में इजाफा किया गया है। जनाब स्पीकर, यह पेंशनरों के साथ जुल्म है, ज्यादती है, नाइंसाफी है। 30-40 साल तक एक बंदा हुकूमत पाकिस्तान यानी आपके और मेरे खिदमत करता हुआ वो बुढ़ापे की जिंदगी में जिंदगी बसर कर रहा हो, उसको आप 8,000, 10,000, 12,000 पेंशन दे रहे हैं। आजकल 8, 10, 12,000 में बिजली का बिल अदा नहीं किया जा सकता, सुई गैस का बिल हम अदा नहीं कर सकते। तो वो गरीब जो है इस हालत में उन 10-12,000 से कैसे गुजारा करेगा जनाब स्पीकर? गुजारा नहीं कर सकता। और फिर क्या हुआ? फिर ये जो पेंशन हो रहे हैं उनको कहा जा रहा है कि इस वक्त जो तनख्वाह आपकी है ये नहीं, इस पे ये बुनियादी तनख्वाह पे नहीं। जब आप भर्ती हुए थे 30 साल पहले जिसकी तनख्वाह 8,000 थी, उस वक्त बुनियादी तनख्वाह 8,000 थी, उस 8,000 को आप आधा कर लें, 4,000 रुपये उनको मिलेगा। अब 4,000 रुपये से वो गरीब घर का
बच्चों को सेहत की सहूलियात, तालीम की सहूलियात, अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए अद्वियात, खाना पीना रहना कहाँ से लाएगा, किस तरह पूरा करेगा? जनाब स्पीकर, ये बुनियादी तनख्वाह होना तो ये चाहिए था कि मसलन एक बंदा 30 साल पहले वर्दी हुआ है, ठीक है, लेकिन आज वो रिटायर हो रहा है, इसी महीने के की जो बुनियादी तनख्वाह उसकी है, उस तनख्वाह की मुनासबत से उनको पेंशन दिया जाता, लेकिन वो नहीं हो रहा। और मेरी तजवीज़ ये है कि इस पर असरनौ गौर भी किया जाए। जनाब स्पीकर, सरकारी मुलाजिमीन ग्रेड 1 से 35 जबकि 17 से 22 की तनख्वाह तो बढ़ाई गई, अच्छा इक़दाम है, अच्छा इक़दाम है। लेकिन जनाब स्पीकर, ग्रेड 20 से 22 के अर्दली अलाउंस 20, 21, 22 वालों को दिया जा रहा है, और जबकि 17, 18, 19 को इस अलाउंस से महरूम रखा गया है। क्यों? क्या वो 17, 18, 19 वाले वो काम नहीं कर रहे हैं? वो इस मुमलकत के मुलाजिम नहीं हैं, वो खदमत अंजाम नहीं दे रहे हैं, उनके बच्चे नहीं हैं, उनकी ज़रूरियात नहीं है, उनको क्यों महरूम रखा गया है? ये 20, 21, 22 वालों को इतना क्यों नवाजा गया है? इस पर भी हुकूमत को नज़रसानी करनी चाहिए और उसमें ग्रेड 17, 18, 19 के उन मुलाजिमीन के उजरत में भी और उनकी जो अलाउंसेस हैं उनमें भी इजाफा किया जाए। जनाब स्पीकर, इसमें यह कहा गया कि एक इंसान, एक मजदूर का बुनियादी तनख्वाह कम से कम 32,000 होगा। जनाब स्पीकर, अगर हम जायज़ा ले लें, कौमी असम्बली में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका 32,000 की तनख्वाह नहीं होगी। बाहर आप निकलें जनाब स्पीकर, प्राइवेट स्कूलों में FSC और BA, B.Ed, MA, M.Ed, MSc 10, 15, 20 हज़ार रुपये से वो जी रहे हैं। पिछले दिनों मैंने यहाँ इसी हाउस में मसला उठाया था, जो कि गुज़श्ता साल 25,000 रुपये आपने रखे थे, लेकिन यहाँ मॉडल कॉलेजों में प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स जो B.Ed, M.Ed, MA इंग्लिश वहाँ पढ़ाते हैं, उनको 20,000 रुपये माहाना दिया जाता है और वो आपने कमेटी के हवाले भी कर दिया है। जनाब स्पीकर, क्या हुकूमत अभी तक ये जो प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनियां हैं, आप यकीन करें जनाब स्पीकर, 15,000 रुपये से 15,000, 12,000, 13,000 रुपये देकर लोगों को अपने साथ रख रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला उनसे नहीं है कि हुकूमत ने 25,000 मुकर्रर किया, अभी तो आपने 32,000 मुकर्रर कर दिया, लेकिन उनसे कौन पूछेगा? सवाल कौन करेगा? इसको अमली शक्ल कौन देगा? इसको अमलन नाफिज करने के लिए कौन सा इदारा है? उस इदारे को हमें बता दें जनाब स्पीकर। कोई इदारा नहीं है। तो इस पर भी इसके बाद कम से कम अमल दरामद इस पर होना चाहिए। जनाब स्पीकर, अजीब बात यह है कि रेडियो पाकिस्तान के गरीब पेंशनर, वो सवाल भी मैंने यहाँ उठाया था, आपकी मेहरबानी थी कि आपने सवाल जल्द यहाँ कौमी असम्बली में टेबल किया, जवाब आया कि हम दे रहे हैं उनको, लेकिन वो लोग अब भी रो रहे हैं, अब भी रोडों पर हैं, अब भी एहतिजाज कर, कल भी एहतिजाज कर रहे थे, परसों भी एहतिजाज कर रहे थे। उनकी बकायाजात उनको अदायगी नहीं हो रही। मजीद अब क्या बढ़ाएंगे उनको? उनके पेंशन उनको नहीं मिल रहा
और इसी तरह आप ले लें यहाँ हमारे रेडियो क्या टेलीविज़न, पाकिस्तान टेलीविज़न के यहाँ जो साथी आते हैं, कवरेज करते हैं, पूरी दुनिया को दिखाते हैं और हुकूमत की कारकर्दगी को पूरी दुनिया में लोगों तक पहुँचाते हैं। अब उनको भी पेंशन से महरूम कर दिया गया है जनाब स्पीकर, उनको भी पेंशन से महरूम कर दिया गया। क्या ये मुलाजिम नहीं है? ये हुकूमत पाकिस्तान के अंडर नहीं है? क्या ये पाकिस्तान टेलीविज़न कोई आसमान में काम करने वाली कोई कंपनी है, या इस ज़मीन में इस्लामाबाद में इसके हेड ऑफिस है, या इसके वजीर जो है यहाँ बैठती नहीं है? क्यों उनको पेंशन से महरूम किया जा रहा है? क्यों उनको जिल्लत की ज़िंदगी गुजारने पर बुढ़ापे में मजबूर किया जा रहा है? जनाब स्पीकर, ये पेंशन का हक छीन लेना ये जुल्म और ज़्यादती है और आईन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। आईन पाकिस्तान में आर्टिकल 8 से लेके 40 तक इंसान के बुनियादी हुकूक़ का जिक्र किया गया है, जो अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने दिए हैं। वो हक़ उनसे न छीना जाए, उनको वो हक़ उनको दे दिया जाए और उनकी पेंशन को बहाल किया जाए। जनाब स्पीकर, यहाँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बहुत अच्छा इक़दाम है। बुनियादी तौर पर जो काम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, हम इसकी मुखालफत नहीं करते, लेकिन आप इस बात पे अंदाज़ा लगाएं कि इस वक़्त बजट में उसके लिए 4,500 अरब रुपए रखे गए हैं और पाकिस्तान में गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने वाले तकरीबन 18-19 करोड़ अवाम हैं। 18-19 करोड़, बल्कि उससे भी ज़्यादा हैं। और अब 3 महीने में एक ख़ानदान को 8,750 रुपये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से दे रहे हैं। जनाब स्पीकर, आपकी तवज्जो चाहूँगा कि इस वक्त पेशावर में जो नान, जो रोटी बिकती है, आप यकीन करें, आप फूक मारे ना जी, वो यहाँ से आप तक पहुँच जाएगी वो रोटी, इतनी हल्की, और वो 20 रुपए में फरोख्त हो रहा है। 2 रोटी जो है बहुत मामूली, बच्चे के लिए शायद काफ़ी हो, लेकिन बड़े आदमी के लिए 10 रोटियां भी नाकाफ़ी हैं। चलो हम 2 ही मानते हैं, 2 रोटी ज़ोहर को, 2 शाम को, 4 हो गए, और 1 सुबह नाश्ते के 5 रोटी हो गए। 5 रोटियों का कीमत हुआ 100 रुपया। आप इसको अंदाज़ा लगाएं कि एक फ़र्द 3 महीने में सिर्फ खुश्क रोटी ख़रीदे 9,000 रुपये उनके बनते हैं, और आप उनको 8,750 दे रहे हैं। यानी वो एक रोटी जो दिन को वो खाता है, उसकी कीमत भी आप उसमें उसको नहीं अदा कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि हमने 93 लाख, ये लिखा है उसमें, 93 लाख ख़ानदानों की किफ़ालत कर रहे हैं। 93 लाख नहीं, 93,000 आप कहें, 93 लाख अफराद आप कहें, ख़ानदान मत कहें। ये एक फ़र्द का सिर्फ एक रोटी का मसला हल हो गया, सिर्फ एक रोटी का, एक ही बंदे का। अब उस घर में 4-5 बंदे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमने ख़ानदान को संभाला है, हमने उसकी किफ़ालत की है, हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से उनको दिया है। चलो ये भी मान लिया कि 93 लाख ख़ानदानों को आपने कर दिया, 1 करोड़ ये बन गए। सारे महकमों के जितने भी आपके महकमे हैं, इनको मिला के 2 करोड़ लोग जो हैं वो हुकूमत से और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से जो मुलाजिमीन हैं वो इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। बाकी आप बताएं कि इस वक्त 25 करोड़ ये पाकिस्तान की आबादी है, वो 23 करोड़ लोग क्या करेंगे? क्या रिलीफ उनको आपने दिया है? क्या गैस की कीमत में आपने कमी कर दी? क्या बिजली की कीमत में आपने कमी कर दी? क्या आटा, चीनी, चाय, गोश्त, सब्जियां, दालें, जो इंसान की बुनियादी जरूरियात हैं, क्या उसमें आपने कमी कर दी? फिर उन लोगों को क्या रिलीफ मिला? जिस तरह मैंने कहा कि मस्जिद की डबिया पर आपने 18% सेल टैक्स लगा दिया, और 18% सेल टैक्स लगाने के बाद
मेरे ख्याल में जो बाजारों में वॉशरूम हैं उन पर भी टैक्स लगा दिए हैं। पहले कोई 10 रुपए लेते थे, अब 50 रुपए ले रहे हैं। जनाब स्पीकर, ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। इस सूरत हाल में जनाब स्पीकर, आवाम का जीना वो तकरीबन मुश्किल हो गया है। अब मरने के बाद भी एक मसला पैदा होता है जनाब स्पीकर। वो एक साहिब कहा करते थे कि कब्र में सुकून है, अब मरने के बाद भी सुकून नहीं है। जनाब स्पीकर, पिछले दिनों तकरीबन कोई 15-20 दिन हो गए, एक बंदे ने मुझे फ़ोन किया कि मेरी वालिदा वफ़ात पा गई है और इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं हैं कि उनकी कब्र में खोदूं और उनके लिए कफन दफन का बंदोबस्त करूं, मेरे साथ कुछ मदद करें। मैं उस बात को हल्का ले लिया। मैंने कहा यार, ये बंदा जो है शायद ये झूठ बोल रहा है। आजकल मुख्तलिफ तरीक़े से लोगों से पैसे बटोरने का लोग एक तरीक़ा अपनाए हुए हैं, ये भी उस तरीक़े से में से एक तरीक़ा होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद जनाब मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, थोड़ी देर बाद उसने अपने वालिदा की तस्वीर, ताज़ा तरीन तस्वीर और ख़वातीन जो आस पास बैठी हुई हैं उनकी मैंने मुझे भेज दी कि यह सूरत हाल है, इस वक्त मैं अपनी वालिदा को दफन नहीं कर सकता। जनाब स्पीकर, ऐसे हालात में फिर हमें क्या करना चाहिए था? जनाब स्पीकर, यही नहीं करना चाहिए था कि लग्जरी जो गाड़ियां हमारे पास हैं, हमारे वज़रा जो अय्याशियाँ कर रहे हैं या जहाज़ों में हम फिर रहे हैं और रोज़ाना जो है हज़ारों नहीं लाखों लीटर तेल जो है हुकूमत के ख़जाने से जल रहा है और आपके अफसर हज़रात जो हैं इस्लामाबाद में या पिंडी में बैठे हुए हैं और उनके बच्चे सरकारी गाड़ियों और सरकारी तेल के मज़े जो है वो मरी में लूट रहे हैं, वो किसी और सियाहती मकाम में लूट रहे हैं। क्या उन पर पाबंदी नहीं लगना चाहिए था? जनाब स्पीकर, जब हम निकलते हैं, छोटे छोटे बच्चे, आप यकीन करें, छोटे छोटे बच्चे गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। मार्केट पर आप लोगों का कोई होल्ड नहीं है। आज मसलन एक चीज आपको 5-10 हज़ार में मिल रहा है, 2 माह बाद वो 15-20 हज़ार में मिलता है। मैं रमज़ान और मुबारक में मैं खुद यहाँ G9 मार्केट से बासमती चावल का 50 किलो वाला एक थोड़ा मैंने ले लिया, उन्होंने मुझे 9,000 का दे दिया। रमज़ान में मैं ले गया। अभी तकरीबन 3-4 दिन पहले दोबारा मैं वहाँ गया और इस नियत से गया कि वही चावल लेके अपने घर में ले जाऊँ, सस्ता भी है, 180 रुपये का किलो मिलता है और इसको हम खर्च करें, क्योंकि हमारी जिस तरह यहाँ साथियों ने कहा कि तनख्वाहें, वो ये तनख्वाहों से हमारे तेल के अखराजात पूरे नहीं होते। जब मैं वहाँ गया, जनाब स्पीकर, अल्लाह हाजिर और नाजिर है, मैं इस कलिमे के नामों के बिस्मिल्लाह के नीचे खड़े होकर कहता हूँ, वही चावल 13,000 रुपये 50 केजी था, अब 4,000 रुपये कैसे बढ़ गए? क्यों बढ़ गए? किसने बढ़ाया? कोई पूछने वाला है? कंट्रोल करने वाला है कोई? जब आपके इस्लामाबाद में यह सूरत हाल है तो फिर चित्राल, जब यहां से आप एक चीज को बेचते हैं तो तिगना किराया उस पर मजीद चढ़ जाता है। अगर यहाँ 100 का कोई चीज पंजाब से मार्केट से यहाँ लाया जा सकता है, चित्राल जब पहुंच जाता है वो 1500 रुपये में पहुंच जाता है।